हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा 11th क्लास में भारत के भौतिक पर्यावरण में 6वां चैप्टर चल रहा है और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। हमारा 6वें चैप्टर का नाम है मृदा। मृदा यानी मिट्टी। मृदा यानी मिट्टी का मतलब आप जानते हैं। मृदा या मिट्टी, क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? ऐसा कारक जिससे वृक्षों, घास, फसलों और जीवन के अनेक रूपों का पोषण होता है, वे कौन सा है? तो मिट्टी है बच्चों। क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? नहीं उगा सकता, क्योंकि मिट्टी में उपजाऊपन होता है, इसलिए बिना मिट्टी के कोई घास का तिनका भी नहीं उग सकता। यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। क्या आप आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं, उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। अपक्षय और क्रमण। अपक्षय का मतलब होता है टूटना, बिखरना, और क्रमण का मतलब होता है क्रम के अनुसार के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। मृदा सेल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है। मिट्टी क्या होती है? सेल यानी चट्टानों का, मलबा और जैव सामग्री यानी जीव जंतुओं से प्राप्त सामग्री, उसका मिश्रण होती है, सम्मिलित रूप होती है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में उच्चावच जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले हैं। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस यानी उपजाऊपन, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। मृदा जिस प्रकार की होती है, उसमें ये तत्व या घटक पाए जाते हैं। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन विभिन्न प्रकार का पाया जाता है। यानी ये घटक विभिन्न, किसी मिट्टी में तो ज़्यादा पाया जाता है कोई घटक, और किसी में कम पाया जाता है, या फिर किसी में सम्मिश्रित रूप से या समायोजन तरीके से ये पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? वन महोत्सव लगाते हैं बच्चों, तो स्कूलों में क्या है, वृक्षारोपण किया जाता है। क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप थीं, यानी समान थीं? नहीं। तथा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग अलग थे बिल्कुल। क्या कहीं लाल, पीली, काली मिट्टी ऐसे दिखाई देती है? यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें, तो वहाँ हमें मिट्टी की 3 परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम संस्तर कहा जाता है। संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहाँ पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग होता है। कहने का मतलब यह है, जो ऊपर का संस्तर होता है वो सबसे ऊपरी खंड होता है, जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ होता है। संस्तर और गा स्तर के बीच के संक्रमण का खंड होता है, यानी दोनों के बीच का क्षेत्र होता है, जिसे नीचे और ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। खनिज पदार्थों का टूटना या अपक्षय होना स्पष्ट नजर आता है। ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना बच्चों। परतों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन 3 संरचनाओं के नीचे एक चट्टान होती है, जिसे एक जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। मृदा, जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है।
इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, यानी मिट्टी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। अब आता है बच्चों मृदा का वर्गीकरण। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की उच्च आवास यानी बहुत अलग अलग प्रकार की ऊंची नीची भूमि, भू आकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है। प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। प्राचीन काल में एक तो उर्वरक जो उपजाऊ थी और जो ऊसर जो अनुपजाऊ थी। इसके बाद देखिए 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों जैसे कि गठन है, मिट्टी का गठन, उसका रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था। गठन के आधार पर मृदाओं को मुख्य रूप प्रकार से बलुई मिट्टी, मृणमय मिट्टी, पांसु मिट्टी और दोमट इत्यादि थी। रंग के आधार पर भी लाल, पीली, काली इत्यादि थी। इसके बाद देखिए बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थाओं द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने, यानी हमारे भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग कब स्थापित हुआ? सन 1956 में। उसने दामोदर नदी घाटी, दामोदर पश्चिम बंगाल में नदी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधान, कृषि अनुसंधान केंद्र है भारतीय परिषद, उसके तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। हम देख सकते हैं बच्चों, तो देखिए अलग अलग नाम है इनके, इंग्लिश नाम है। इंसेप्टिसोल जो कि 39.74% भाग में फैली हुई है, एंटीसोल्स 28.08, एल्फिसोल्स 13.55, वर्टिसोल्स 8.52, एरिडीसोल्स जो 4.28, अल्टीसोल्स 2.51, मॉलिसोल्स 0.40, अन्य 2.92। इस तरीके से ये मिट्टियों का प्रकार है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं बच्चों उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी, पीटमय मिट्टी और वन मृदा। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से ये मिट्टियों के प्रकार हैं। इनमें सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदाएं। तो देखिए बच्चों जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान, भारत का जो उत्तरी मैदान है और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। कितने? 40% भाग को ढके हुए हैं। ये निक्षेपण यानी जमाव वाली मिट्टी हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। ये मिट्टी, इन मिट्टियों को नदी और छोटी छोटी सरिता यानी छोटी नदियाँ ये बहा करके लाती हैं और निक्षेपित करती हैं। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई, राजस्थान के एक छोटे से गलियारे से होते हुए ये गुजरात के मैदान तक फैली मिलती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में यह पूर्वी तट की नदियों के डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। सामान्यतः इसमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में इसे खादर कहते हैं और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर में क्या होता है? प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। कहने का मतलब ये बच्चों के खादर जो होता है जिसमें प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है,
लेकिन बांगर में क्या होता है मिट्टी जल नदी का पानी क्या है बाढ़कृत मैदानों दूर तक पहुंचता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी संग्रंथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दोमट और मृण में हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा क्या होती जाती है घटती जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है राख जैसा होता है। इनका रंग निक्षेपण की गहराई पर निर्भर करता है। जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। इसके बाद में बच्चों काली मिट्टी आती है, इसको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।